जो अभी मैं आप लोगों को पॉइंट करवा रहा हूं ना, ये बहुत रेयर केस में आप में से किसी भी स्टूडेंट ने पढ़े होंगे। ये इतना डीप है तो हर पॉइंट का मैप नहीं लाया जा सकता, समझिए। जैसे मैप में मुझे पता है कि पुर्तगालियों की एक यात्रा आपको मैप से समझा सकते हैं, अंग्रेजों की एक यात्रा आपको मैप से समझा सकते हैं, डचों की एक यात्रा आपको मैप से समझा सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट का मैप नहीं लाया जा सकता। समझ रहे हो ना? क्योंकि उस मैप में अगर हम लोग लगे रहेंगे तो फिर हम लोग मैपिंग विशेषज्ञ हो जाएंगे, पढ़ाने के विशेषज्ञ नहीं रहेंगे। मेरा मानना यह है, ठीक है। मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं वो बहुत खोजा है, बहुत खोजा है, पुरातत्वविद लगे इसको खोजने में, तब आपको ये कंटेंट मिल रहा है। समझ रहे हो? तो सुनिए, ये चीज है। अब वो एक एक चीज का मैं आपको ये कि ये अम्बोयना द्वीप का मैप लेके आऊं, मैं फिर ये मलक्का द्वीप का मैप लेके आऊं, अंग्रेजों ने किया, अब पुर्तगालियों को डिफीट डचों ने किया, उनके मैप लाए, फिर अंग्रेजों ने कहां कहां पुर्तगालियों को डिफीट किया, सबके मैप, इट्स नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। बीच में लाइट चली गई थी और उसके बाद ये पार्ट 6A नाम से मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये कहानी थी। अब अंग्रेजों की बात तो इसमें चली रही थी, आपको पता ही है, ये चीज हम लोग समझ रहे थे। अभी गीता कह रही कि सर किससे कड़वाहट आ गई, तो ये जो संधि हुई थी ना, इस संधि से होर्मुज द्वीप पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, और ये गोमन नाम की जगह पर इनको ये कुछ परमिशंस मिल गई थी। इस घटना से अंग्रेज और पुर्तगालियों के रिश्तों की जो कड़वाहट थी, उस कड़वाहट में क्या हो गया, बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई ना, तो उस कड़वाहट से ही क्या हो गया। नहीं, अब देखो, दो में से एक चीज होगी, अगर डीप पढ़ना है तो फिर देखो इसको पढ़ लो आप यार, टेंशन मत लो, मेरी गारंटी है आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं वादा करता हूं आप लोगों से। तो ये पूरा जो मैप है ना, आप कर लेना, अपन करवा देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप ध्यान दीजिए, बीच में पावर कट आ गया तो इस वजह से वो पिछला पार्ट छोटा रह गया, और अभी वापस इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कहानी क्या थी कि मैं आपको ले गया था कहां पर, 1622 तक। 1622 में कहानी इस तरीके से हो गई कि इनमें प्रतिद्वंदता बढ़ गई, कड़वाहट आ गई, शत्रुता बढ़ गई, प्रतिद्वंदता बढ़ गई। अब 1630 पे लेके आऊंगा मैं, 1622 में आपको मैंने बताया। 1623 में एक मैड्रिड नाम की जगह थी। अब मैड्रिड क्या था, ये थी स्पेन की राजधानी। यहां पर भी एक संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार क्या हुआ था कि पूरब के जो देश हैं उनमें पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक जो शत्रुता है उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो कड़वाहट में अधिक तीव्रता आई, और कड़वाहट की इस अधिक तीव्रता से क्या हुआ, कड़वाहट में अधिक तीव्रता आई, इससे क्या हुआ, शत्रुता बढ़ गई। इससे क्या हुआ, शत्रुता बढ़ गई। अब कहानी क्या थी, इस बढ़ी हुई शत्रुता को, ठीक है ना, इस बढ़ी हुई शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक संधि वापस हुई थी। 1630 में एक संधि हुई, और ये जो संधि हुई थी वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी कहां पर, मैड्रिड। ये स्पेन की राजधानी थी, ठीक है ना। इस मैड्रिड में एक संधि हुई। इस संधि के तहत कहानी कैसे डेवलप हो रही है, ऐसे डेवलप हो रही है। ये बात आपको समझनी है ढंग से। इस संधि में क्या आ रहा है पॉइंट निकल करके, कि इस बड़ी हुई शत्रुता को आप लोग समाप्त कर दो, यानी कि पूरब के देशों में अंग्रेज और पुर्तगालियों की व्यापारिक शत्रुता समाप्त हो, ठीक है। शत्रुता बढ़ गई, इसको समाप्त करने के लिए एक संधि हुई, और संधि के अर्थात क्या हुआ, संधि के तहत कि पूरब में अंग्रेज वर्सेस पुर्तगाली,
इनकी व्यापारिक शत्रुता समाप्त की जाए। ये इस संधि में प्रावधान हुआ था। क्लियर हो गया? यानी 1622 मैड्रिड। हाँ मैड्रिड ही लिखा है यार मैंने, मैड्रिड ऐसा कर देते हैं, मैड्रिड। छोटी छोटी बातों को पकड़ते हो यार तुम। मैड्रिड। तो 22 की जो तीव्रता थी उसको 30 की संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 30 के बाद की कहानी क्या हुई, सुनिएगा ध्यान से। नमस्कार संदीप जी। सुनिए, 1630 में यह घटना हो गई, मैड्रिड में एक संधि हो गई। उस संधि के माध्यम से इनसे यह कह दिया गया कि आप लोग जो आपके बीच में व्यापारिक जो शत्रुता चल रही है उसको पूर्व के देशों में जाके समाप्त कर दो, वहां एक हो जाओ। यहां तुम्हारे बीच में कुछ भी है कोई मतलब नहीं, किसी और जगह पे तुम्हारे बीच में कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेशली पूरब के देशों में तुम क्या करोगे, ऐसी स्थिति करोगे। अब 1630 में यह घटना घट गई। फिर मैं आपको लेके आऊंगा 1634। 1634 में क्या हुआ, सुनिएगा। 1634 में क्या हुआ था, सूरत में जो कोठी थी अंग्रेजों की, ठीक है, उसका एक अध्यक्ष था। क्या इसका अध्यक्ष था? मैथेलर्ड नाम का व्यक्ति। सूरत में एक कोठी थी। कोई बात नहीं यार हिंदी ग्रामर का मास्टर है। सुनिए, सूरत में अंग्रेजी जो कोठी थी, अंग्रेजों की एक कोठी थी सूरत में, उस कोठी पे एक व्यक्ति था अध्यक्ष के तौर पर जिसका नाम था मैथोलर्ड। क्या नाम था? मैथोलर्ड। और दूसरी तरफ, ये तो अंग्रेजों की तरफ से हो गया, दूसरी तरफ पुर्तगालियों की तरफ से क्या था, जो गोवा का वायसराय था, और वो एक तरीके से राज प्रतिनिधि यानी राजा के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा था, ठीक है, उनके बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उससे भी क्या हुआ था कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, शांतिपूर्ण संबंध जो है वो बनने चाहिए। और इसके माध्यम से तो हम लोग कह सकते हैं, तो स्पेन में संधि हुई, भारत में भी 1600 इसमें संधि हुई थी, और भारत वाली जो संधि है उसमें 1634। तो ये हुई सूरत कोठी। सूरत की जो कोठी थी अंग्रेजों की, उस कोठी का अध्यक्ष था, ठीक है, कौन? मैथेलर्ड। मैथोलर्ड या मैथेलर्ड इसका नाम था, मैथोलर्ड। और दूसरी तरफ कौन था? इधर था गोवा का वायसराय। गोवा का वायसराय। गोवा का वायसराय और ये दोनों, इन दोनों में भी एक संधि हुई। क्या हुआ? इन दोनों में भी एक संधि हुई, और संधि के तहत इन्होंने क्या किया कि आपस में शत्रुता बंद करो। ये भारत में हुई थी संधि, सूरत कोठी के अध्यक्ष मैथोलर्ड, और 1634 में गोवा का वायसराय जो था पुर्तगालियों की तरफ से वो था। इन दोनों के मध्य में एक संधि हुई थी 1634 में, कि अंग्रेजों का और पुर्तगालियों का आपस में क्या है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, व्यापारिक कंसेप्ट इनका खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, यहां तक लिख लिया, आगे बढ़े। आगे की कहानी क्या कहती है? आगे की कहानी बढ़ रही है आपकी 1654 की। 1600, ये क्या हुआ? चलिए, 1654। 1654 में फिर एक संधि दिखाई दी।
1654 में फिर एक संधि हुई और यह संधि भी अंग्रेज एवं पुर्तगालों के बीच में हुई। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में 1634 में वापस एक संधि होती है और 1634 में वापस जो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में संधि हुई, इसमें क्या किया था, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने कब्जे वाले पूर्वी प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस संधि से क्या हुआ, इस संधि से इन पुर्तगालियों ने पूर्वी प्रदेशों में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दी। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ किसी को कोई दिक्कत? तो अब अंग्रेज पूर्वी ऐसे क्षेत्र जिनमें पुर्तगालियों का कैप्चर है, पुर्तगालियों का कब्जा है, वहां पर वो क्या कर सकते हैं, अपना राज्य मतलब व्यापारिक साम्राज्य बना सकते हैं। अब कहानी क्या थी इसके बाद, ये तो 1654 की स्थिति है। 1661 में लेके आता हूं मैं आपको। 1661 में क्या हुआ था सुनिएगा, पुर्तगाल का राजा और इंग्लैंड का राजा दोनों के बीच में एक संधि हुई, वापस एक संधि हुई और यह संधि किस किस के मध्य हो रही है, इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा थे इसमें चार्ल्स द्वितीय और एक पुर्तगाली राजा था, उसका नाम याद नहीं है। इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय और दूसरी तरफ था कौन, पुर्तगाली राजा। तो इनके मध्य में 1661 में सुनो भाई सुनो यार, वो डिफीट खाते जा रहे हैं हर जगह, लगातार अंग्रेज उनको परेशान कर रहे हैं, हर जगह अंग्रेज उनको क्या कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं। अब दुश्मन बने रहने से तो अच्छा है कि अपन मिल बैठ के समझौता कर लेते। संधियां इसीलिए हुई थी 1654 में, जो संधि हुई इनके बीच में, जिसमें इन्होंने मान लिया कि भाई तुम पावरफुल हो, नहीं रुक रहे हो मुझसे, तो तुम कर सकते हो, हमारे कब्जे वाले क्षेत्रों में व्यापार कर सकते हो, आओ व्यापार करो, हमें मत छेड़ो। इसलिए इन्होंने संधि कर ली। देन फिर 1661 में एक संधि और हुई, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजा के बीच में। ठीक है, इसके अनुसार क्या हुआ था कि पुर्तगाल का जो राजा था उसने अपनी बहन, इस राजा ने इस संधि के तहत क्या हुआ था, इसकी एक बहन थी, ठीक है, इसने क्या किया था, पुर्तगाली राजा ने अपनी बहन कैथरीन, जिसको ब्रगांजा कहते थे, उसकी शादी इस चार्ल्स द्वितीय से कर दी। इसकी बहन थी कैथरीन, इसको ब्रेगांजा कहते थे। इस महिला का विवाह हुआ, ठीक है, कैथरीन ब्रगांजा का शादी हो गई, बिल्कुल कैथरीन के साथ इसने क्या कर दिया, शादी हो गई। और शादी के स्वरूप क्या हुआ, इस इंग्लैंड के राजा को मुंबई दहेज में प्राप्त हुआ। इस शादी में दहेज क्या आया था, बंबई जो है वो दहेज के तौर पर इनको मिल गया। अब कहानी क्या थी कि बदले में तुम्हें क्या करना है, ये एक संधि थी, बदले में ये है कि चार्ल्स द्वितीय ने डचों के विरुद्ध पुर्तगालियों की मदद करने का आश्वासन दिया। यहां भी गेम खेल गया, यहां भी ये नहीं कह रहा है कि अंग्रेज पुर्तगालियों को परेशान नहीं करेंगे, अब वो क्या कह रहा है कि डचों के विरुद्ध हम तुम्हें मदद देंगे। इस संधि में क्या था कि हम तुम्हें डचों के विरुद्ध मदद देंगे। तो इंग्लैंड के राजा ने एक वादा किया, क्या किया, एक वादा किया
कि डचों के विरुद्ध पुर्तगालियों की मदद की जाएगी। ठीक है भाई, अब तो इनकी ससुराल वाले हो गए, तो ये तो मदद करना स्वाभाविक सी बात है, रिश्तेदार हो गए। तो ये कहानी थी अंग्रेजों की। अंग्रेज भी पुर्तगालियों को डिफीट देते गए। डचों ने कैसे डिफीट दिया पिछली कुछ स्लाइड्स में मैंने आपको समझाया। अब आपको लग रहा है कि अंग्रेज और डचों की इस स्थिति के बावजूद ये पुर्तगाली कुछ करने के लायक बचे। ब्रगांजा, तुम यार हिंदी ग्रामर का कोर्स कर रहे हो क्या? ब्रगांजा, ब्रगांजा सही था, ब्रेगांजा। मैंने जो लिखा है वो शुद्ध लिखा है, ब्रेगांजा, यही मैंने लिखा है और यही शुद्ध है, ब्रेगांजा। पुर्तगाली राजा की बहन थी ब्रेगांजा, कैथरीन इसको बुलाते थे। ठीक है, तो दोस्तों कहानी ये थी कि इन सब तरीकों से पुर्तगाली जो पावर्स थी वो धीरे 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 क्या होता है, अपने इन प्रतिद्वंदियों से पिछड़ती चली गई और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से इन पुर्तगालियों को अपना साम्राज्य वापस समेटना पड़ा। इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था। अब इसी जगह एक स्थिति और आई, और वो स्थिति क्या थी? इस जगह पर अंग्रेज और डच तो आपने देख लिए, ये तो बाहर की ताकत थी। क्या कुछ भारत में भी था? तो यस, भारत में मराठों एवं मुगलों का प्रतिरोध भी झेलना पड़ा था इन पुर्तगालियों को। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट पुर्तगालियों को परेशान करने वाले डच और अंग्रेज ही थे। पुर्तगालियों को इस जगह पर क्या हो रहा है, मराठों और मुगलों का संघर्ष भी झेलना पड़ेगा। अब कैसे झेलना पड़ेगा उस बात को आप समझिए। आप लिखिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर आगे बात करता हूं। देखिए, जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उस टाइम पर भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो अस्थिर थी, स्थिर नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, लगभग लगभग पुर्तगाली 1498 से ही आप मानोगे, तो 1498 में पुर्तगालियों का आगमन आपको दिखाई देता है। ठीक है ना? आगमन हुआ। अच्छा, वो एनसीईआरटी वाली क्लास जैसे चल रही है उसको चलने दिया जाए या मैं पढ़ाऊं? बताओ क्या दिक्कत है? एनसीईआरटी वाली क्लास गौरव से करवाई थी मैंने, मैं सोच रहा था कि मैं उसको करवा देता हूं। तो एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज भी करे थे। आप सब लोगों का क्या विचार है वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो पुर्तगाली आगमन के टाइम पर भारत में क्या था, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता। अच्छा, मैं करा दूं? क्यों, मैं क्यों करा दूं बताओ? उनसे बोल रखा है मैंने, गौरव से। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, जैसा होगा मैं बताऊंगा। तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन शीघ्र ही मुगलों ने स्थिरता प्रदान की। क्लियर है ना? मुगल मुगल स्थिरता दे देते हैं भारत को। ठीक है, अब मुगल जो थे इन पुर्तगालियों को
क्या थे, ये पुर्तगालियों की जो गतिविधि थी वो क्या थी, मुगल जो इन पुर्तगाली की एक्टिविटीज को शंका की दृष्टि से देखते थे और उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए मतलब हमेशा तैयार रहते थे। तो मुगल क्या थे, मुगल इन पुर्तगालियों को शंका की दृष्टि से देखते थे तथा नष्ट करना चाहते थे। स्पष्ट है ना, एक डायग्राम में सारी चीजें आ गई। अब कहानी क्या थी, जैसे अकबर के टाइम की अगर हम बातें करें तो अकबर के टाइम पर अकबर की जो धार्मिक नीति थी, उस नीति के कारण मुगलों और पुर्तगालियों के बीच में जो संबंध थे वो मैत्रीपूर्ण बन गए थे, क्योंकि अकबर क्या चाहता था, अकबर सभी धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रश्रय दे रहा था। ठीक है, अब अकबर को पुर्तगालियों से निशुल्क कार्टेज भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या था, मुगलों में अकबर की धार्मिक नीति, इस धार्मिक नीति के तहत पुर्तगालियों संबंध मैत्रीपूर्ण रहे और इन मैत्रीपूर्ण संबंधों की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से अकबर को निशुल्क कार्टेज प्राप्त हुआ था। निशुल्क क्या हुआ था, कार्टेज प्राप्त हुआ था। अकबर की कहानी हो गई। जहांगीर के टाइम पर क्या था, पुर्तगालियों को मुगलों का जोश देखना पड़ा, मतलब मुगलों का कोप भाजन बनना पड़ा, यानी मुगलों की शत्रुता झेलनी पड़ी। कहानी क्या थी कि पुर्तगालियों की हरकतों से क्रुद्ध होकर के जहांगीर ने दमन और दीव जो है, तो दमन के विरुद्ध सेना भेजी थी और वहां पर ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाया था। तो किस मुगल शासक ने ऐसा प्रतिबंध लगाया, क्वेश्चंस बन सकता है भाई, ये नेट है, एनटीए है, कहां से पूछे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कोई कसर छोड़ नहीं रहा। बाकी ईश्वर की मर्जी और आपका कर्म कि आप परीक्षा में क्या करके आते हो, लेकिन पेपर अपनी कॉपी से आएगा, ये तो तय है, ज्यादा आउट नहीं जाएगा। मतलब 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड मार्क्स हैं आपके, वो अपने कंटेंट से आ जाएंगे। यही बस आपका और मेरा अंतिम उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोग रोजाना लगे हुए हैं। तो ये पूरा होगा, निश्चित रहिएगा। तो पुर्तगाली संबंध अकबर के टाइम पर मैत्रीपूर्ण थे। धीरे धीरे जहांगीर की बात करूं तो जहांगीर के टाइम पे जहांगीर ने दमन में पुर्तगालियों के विरुद्ध सेना भेजी तथा इनका जो ईसाई जो मिशनरीज थे, कार्टेज बेटा एक आज्ञा पत्र होता था, समुद्र में यात्रा करने के लिए वो पुर्तगालियों से ही प्राप्त करना होता था। तो वो कार्टेज इन्होंने, एक पास होता था, परमिट होता था, वो कार्टेज अकबर ने प्राप्त किया था निशुल्क, आज्ञा पत्र होता था। यस, ठीक है ना। तो जहांगीर ने क्या किया था, ईसाई मिशनरियों के प्रचार कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ईसाई मिशनरियों के ईसाई मिशनरियों के कार्यों पर क्या लगा दिया था इन्होंने,
प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसी स्थितियां हो गई। अब कहानी क्या थी, जहांगीर के बाद फिर आगे अपन आते हैं अगले मुगल बादशाह शाहजहां के पास। तो शाहजहां के टाइम पर क्या हुआ था कि आपको याद होगा, कासिम खान जो व्यक्ति था उसने 1632 में हुगली की पुर्तगाली बस्ती को नष्ट किया था। ठीक है, तो इसके बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां का कौन था, सेनापति, और सेनापति कौन था, कासिम खां। ठीक है, और कासिम खान ने क्या किया था 1632, आपको बताया था मैंने 1632 में, 1632 में हुगली, और हुगली से इसने क्या किया, पुर्तगाली बस्ती को नष्ट कर दिया। यहां पुर्तगाली बस्ती को नष्ट कर दिया। इस जगह पे लगभग लगभग 1000 से अधिक पुर्तगालियों को इसने बंदी भी बनाया हुआ था। और धीरे धीरे कहानी ये हुई थी कि 16वीं शताब्दी के लगभग लगभग मध्य तक जाकर, ये 16वीं शताब्दी मतलब 16वीं शताब्दी के 1650 के आसपास, 1632 की बातें अभी हमने की हैं। वहां पर क्या था कि हुगली ने जो जगह है हुगली, उसने चिटगांव और सतगांव का स्थान ले लिया। यानी कि ये इतना महत्वपूर्ण बंदरगाह जब चला गया किनके हाथ से, पुर्तगालियों के हाथ से, तो चिटगांव सतगांव महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। 1632 में ये अंग्रेजों के सॉरी पुर्तगालियों के हाथ से चला गया, और लगभग 1650 तक जाते जाते इसकी स्थिति महत्वपूर्ण हो गई थी। तो ठीक है ना, 1650 तक आते आते यह महत्वपूर्ण बंदरगाहों में शामिल हुआ। अब जब ये महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया, तो ये तो इनके हाथ से जा चुका था, तो ये भी तो इनके लिए क्या था, अब ये अंग्रेज, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया, तो पुर्तगालियों के लिए ये एक बड़ी क्षति थी। क्या थी, एक बड़ी क्षति थी, एक बड़ा नुकसान था कि एक ऐसा महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या हुआ, हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, तो ये चीज थी। अब औरंगजेब के बाद, सॉरी, शाहजहां के बाद अपन लेके चलेंगे आपको औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब के टाइम की कहानी क्या थी, शाहजहां के बाद क्या आया, औरंगजेब। और औरंगजेब के टाइम पर इन पुर्तगालियों के साथ औरंगजेब ने क्या किया, सुनिए। तो कहानी ये थी, देखो पुर्तगाली मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए। ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम इस क्लास को प्रचारित किया करो, बच्चों को बताया करो कि इस तरीके से तुम्हें पढ़ना चाहिए। पुर्तगाली खुद कैसे डेवलप हुए, डचों ने कितना परेशान किया, अंग्रेजों ने क्या किया, अब मुगल क्या कर रहे हैं इनके साथ, फिर मराठे क्या करेंगे इनके साथ, फिर इनके भारत आगमन के परिणाम और प्रभाव क्या निकले, क्योंकि प्रारंभ इन्होंने किया था। बाकी डच और अंग्रेजों में इतना नहीं पढ़ाऊंगा आपको। डचों की थोड़ी सी एक्टिविटीज, फ्रांसीसी, अंग्रेज, फिर ये कर्नाटक वगैरह जो युद्ध होंगे ये स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम पर आते आते क्या हुआ था, पुर्तगाली शक्ति ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और पतनोन्मुख हो चुकी थी। पुर्तगालियों के जो प्रदेश थे, गोवा या दमन दीव आदि, वो केवल वहीं तक विकसित मतलब सीमित रह गए थे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था उसमें। ठीक है ना, तो पुर्तगालियों की स्थिति क्या थी सुन लो, अभी बताएंगे। इस समय तक पुर्तगाली पतनोन्मुख हो गए। प्रीति अपने हिसाब से ब्रेक करवा लेती है कि अब रोक दो, है ना।
केवल गोवा और दमन द्वीप तक के। अरे वाह, क्या क्या लिख दिया आप लोगों ने, इसको लिखो आप। प्रीति ने अच्छी तैयारी की हुई है, धन्यवाद रामपाल जी। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अपने अकॉर्डिंग गैप करवा ले। मेरा तो अभी 3 घंटे इसको पढ़ाने का मन है, बताओ क्यों भाई। तो सीमा बताओ क्या करूं मैं, तुम मेरा अब ये बताओ कि इतना डीप पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। नहीं पढ़ाना ना डीप, ठीक है, कल से आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे, इतना डीप पढ़ाएंगे नहीं। मुझे लगता है फिर मैं एक काम कर लेता हूं। मैं इसको तो आप जो भी जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, एक काम करते हैं अपन, जितने बच्चे जितने स्टूडेंट दिसंबर टारगेट करके पढ़ रहे हैं उनको तो कोर्स करवा देते हैं जल्दी जल्दी, हैं। और फिर अपन एक काम करते हैं, अब मैं इतिहास का एक फाउंडेशन बैच लॉन्च करता हूं। इतिहास का क्या लॉन्च करूंगा, एक फाउंडेशन बैच लॉन्च करता हूं। इसकी अवधि रखता हूं मैं 2 साल। 2 साल का टारगेट, 2 साल का बैच है। इसकी फीस रखेंगे लगभग लगभग 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए विद्यार्थी 4 किस्तों में पे कर सकता है। आने वाले टाइम पे तो मेरी ये प्लानिंग है, मैं 2 साल का, वो जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ग्रेजुएशन या एमए में जो एडमिशन लेते हैं, उन एमए के एडमिशन वाले बच्चों को मैं इतिहास फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। 2 साल का बैच होगा, 15,000 उसकी फीस होगी, 4 किस्तों में आप लोग क्या कर सकते हो, उस फीस को पेमेंट दे सकते हैं। आप लोगों में से भी अगर कोई बच्चा समझ गए ना, तो चलो कोई बात नहीं। यस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बढ़िया तरीके से। बेस्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर लें क्या ये फाउंडेशन वाला बैच स्टार्ट 2 साल के लिए। क्यों भाई, 2 साल के लिए बैच स्टार्ट कर लें क्या। अब चलो पढ़ते हैं आगे। तो कहानी क्या थी कि इनका जो है, अरे रुको रुको रुको, इनका जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल यहीं तक रह गया, ठीक है ना। इनका क्या है, वो यहीं तक रह गया। यस, ये देखो नित्रत ने कितनी बात कही कि सर वक्त लगेगा, लेकिन दोस्तों आप एक चीज याद रखना, जिस दिन आप इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर जाओगे, ठीक है, आप लोगों को पता है क्या मिलने वाला है। आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप पढ़ो मस्त रहो, कोई बात नहीं। अब सुनो, तो इनका कंसेप्ट कहां तक रह गया, समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार केवल इनका रह गया, यहां से आगे कुछ नहीं है। अब पुर्तगालियों को इसी तरीके से मुगलों की तरह मराठाओं से भी क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। 1739 में मराठाओं ने पुर्तगालियों से सेलसेट नाम की जो जगह थी, ठीक है, और बसीन नाम का जो किला था उसको भी छीन लिया था। ये बात याद रखनी है आपको। इसी प्रकार पुर्तगालियों को इसी प्रकार पुर्तगालियों को मराठा शक्ति का सामना करना पड़ा। मराठा शक्ति का सामना करना पड़ा था। सुनिए,
अरे तुम रुको यार, कोई बात नहीं, मस्त रहो आप, कोई बात नहीं। जिसको मैं कह रहा हूं उसको वैसे ही करते जाओ आप लोग। तो मराठाओं से मराठा शक्ति का सामना करना पड़ा। मराठा शक्ति ने क्या किया था 1739 में, सालसेट और बसीन, पुर्तगालियों से छीन लिए थे। सालसेट और बसीन पुर्तगालियों से छीन लिए थे। अब इस टाइम पर एक कहानी और हुई थी, ठीक है। इस टाइम पर एक कहानी क्या घटी थी, वो कहानी थी विजयनगर साम्राज्य का पतन होना। विजयनगर साम्राज्य के पतन से पुर्तगालियों का क्या मतलब है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा हूं। तो विजयनगर साम्राज्य के इस पतन से पुर्तगालियों का क्या मतलब है? तो पुर्तगालियों की बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य का पतन लगभग लगभग 1556 में हुआ, जब राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था। उस विजयनगर के पतन से पुर्तगालियों की जो शक्ति थी उसको क्षति पहुंची थी, क्योंकि पुर्तगालियों के ये लोग कौन थे? मित्र थे, ठीक है। और विजयनगर पुर्तगाली व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी था। लेकिन जब विजयनगर का पतन हो गया तो इनके व्यापार का भी पतन हो गया। तो 1556 में क्या था, याद करना, 1556 राक्षस तंगड़ी का एक युद्ध हुआ था। और इस राक्षस तंगड़ी के युद्ध से पतन हुआ था किसका? विजयनगर का। ज्यादा नहीं लिखेंगे इसमें, इसी बात को याद रखेंगे। हाँ, तल्लीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षस तंगड़ी नामक जगह पर हुआ था, ये नाम सही है। अब यहां पर क्या था, इनके पतन से दो चीजें हुई, ठीक है। ये क्या थे? पुर्तगाली मित्र थे, अतः पुर्तगाली शक्ति को क्षति पहुंची, एवं विजयनगर के साथ विजयनगर व्यापारिक केंद्र नष्ट हो गए। एक एक पॉइंट लेंगे कि पुर्तगालियों को किस किस चीज ने परेशान किया। तो पुर्तगालियों को इस बात ने भी परेशान किया, ठीक है। अब इसके बाद एक जो पॉइंट बनेगा अपना, वो पॉइंट बनेगा क्या, कि पुर्तगालियों की अपनी भी कुछ कमजोरियां थी। पुर्तगालियों की अपनी भी कुछ कमजोरियां थी। अब पुर्तगालियों की अपनी क्या कमजोरियां थी, इनको एक एक करके कल की क्लास में गिनाएंगे। एवरेज अपना टाइम हो गया, तो 15 से 20 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद फिर मिडिवल हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिलेंगे आपको, कंटिन्यूटी में मिलेंगे, ठीक है। ये सारे वीडियोस आपको कहां मिलेंगे? कंटिन्यूटी में मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पर मेरा इनको डालने का उद्देश्य है कि जो नए विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, वो धीरे 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 इसको क्या कर लेंगे, अपना मतलब डेमो कर लेंगे। और डेमो करने के बाद में अपन ये करेंगे। तो इसको अपन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं और लंच वंच कर लेते हैं यार, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। उसके बाद आते हैं 15-20 मिनट के बाद। यस, ये हाँ, सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ये 1565, 1556 नहीं, वो एक जैसे हो जाते हैं यार। 1565 है ना, 1565 नॉट है 1556। तो ये कहानी थी। तो यूट्यूब पे आप लोग जो देख रहे हैं, ऐसी हजारों क्लासेस हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगी आप लोगों को। आप आइए, जुड़िए, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हिस्ट्री विद रोहित सर, और रेगुलर कंटिन्यूटी में आप अपने नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल व्याख्याता बनने के सपने को करें साकार। अच्छा, एक बात बताओ, जयपुर में अपन ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट कर लें क्या? कल उसकी संभावनाओं पे कुछ चर्चाएं हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि अपन
इसमें क्या कर लेते हैं, जयपुर में अपन एक ऑफलाइन सेंटर ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो बच्चे क्या कर सकते हैं, यूपी में तो नहीं करेंगे, जयपुर में ही कर सकते हैं। मोनिका कह रही है जोधपुर में कर लो। मैं जयपुर में अपना एक ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करने का प्लान बना रहा हूं। अगर उस कॉन्सेप्ट पे काम हो पाया तो फिर अपन बात करेंगे, और उससे क्या होगा कि बच्चे आ सकते हैं बाहर से, जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ने के लिए आना है। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स पीजी की आपको फैसिलिटीज मिलती है, गर्ल्स बॉयज के अलग अलग सारे सिस्टम्स होते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, रुक सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद आशीष जी। और फिर हम लोग क्या करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर अपन रमन बात करते हैं अभी। आधे घंटे बाद स्टार्ट करेंगे, 15-20 मिनट बाद अपन स्टार्ट करेंगे नई क्लास, ठीक है ना। ठीक है, ओके, यस, थैंक यू सो मच। पुर्तगालियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। हालांकि डच स्टार्ट नहीं होंगे, अभी मुझे पुर्तगालियों पे काफी काम करना है आपके साथ में। डचों एवं अंग्रेजों का सामना पुर्तगालियों को करना पड़ा। ठीक है, अब इसमें डचों ने अंग्रेजों को पुर्तगालियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। डचों ने पुर्तगालियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब डचों ने कैसे कैसे पुर्तगालियों को नुकसान पहुंचाया, उस पर अपन एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। डच, अभी डच जब पढ़ेंगे तो डच अलग लेवल से पढ़ेंगे कि डचों में पहले कौन अधिकारी, फिर कौन अधिकारी, फिर कौन अधिकारी, फिर कौन अधिकारी। गुड मॉर्निंग प्रीति, लाल सिंह, सबके लिए नमस्कार, सब आ जाओ। तो अब सबसे पहली बात क्या आएगी, डचों ने पुर्तगालियों को कैसे अंजाम दिया, पुर्तगालियों को कैसे टक्कर दी, उस पर बातें करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले 1595, 1595, 1595 में क्या हुआ था। 1595 में पहला डच जहाजी बेड़ा, ठीक है, वो क्या करता है, मलक्का और जो मसाला द्वीप थे उन पर पुर्तगाली जो प्रभाव था उनको चुनौती देता है, और जो उत्तमाचा अंतरीप था इसके रास्ते से वो इन प्रदेशों की यात्रा करता है सबसे पहले। कब, 1595 में। 1595 में प्रथम डच जहाजी बेड़ा, प्रथम डच जहाजी बेड़ा क्या करता है, उत्तमाचा अंतरीप की यात्रा करता है। और इस यात्रा के दौरान पुर्तगाली प्रभाव को चुनौती देता है। क्या करता है, पुर्तगाली प्रभाव को चुनौती देता है। कहां पर चुनौती देता है पुर्तगाली प्रभाव को, मलक्का और अन्य जो मसाला द्वीप हुआ करते थे उन सब पर। क्या देता है, मलक्का और अन्य मसाला द्वीपों पर। यहां पर ये परिस्थितियां आपको दिखाई देती। गुड मॉर्निंग सबके लिए, ठीक है, सुनिए ध्यान से कि प्रथम डच जहाजी बेड़ा 1595 में आया, और 1595 में क्या कर रहा है, उत्तमाचा अंतरीप की यात्रा कर रहा है और पुर्तगाली प्रभुत्व को चुनौती दे देता है। 1603 में ये क्या करते हैं, यहां से आगे आकर के 1603 में ये लोग गोवा की नाकेबंदी कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, गोवा की नाकाबंदी कर देते हैं।
गोवा की नाकाबंदी डचों ने कर दी। किलेबंदी अलग चीज होती है, नाकाबंदी अलग चीज होती है। अरे किलेबंदी अलग चीज होती है। किलेबंदी तो गोवा की पुर्तगालियों ने कर रखी है, लेकिन 1603 में गोवा में पुर्तगालियों को कैद कर दिया एक तरीके से। उनके नाकों पर, ये जो आने जाने के रास्ते होते हैं उनको नाका कहते हैं, उन पर इन्होंने नाकाबंदी कर ली, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक है। फिर 1603 के बाद कहानी आगे बढ़ी धीरे धीरे। 1605 में इन डचों ने क्या किया था, अम्बोयना नाम की एक जगह थी, पुर्तगालियों से उस अम्बोयना को छीन लिया, जो लौंग उत्पादन के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से प्रसिद्ध हुआ करती थी, अम्बोयना। अब इस पर अधिकार किया कब, 1605 में। यहां से आगे की कहानी कैसे बढ़ती है, 1605 में पुर्तगालियों ने, सॉरी, डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोयना छीन लिया। अम्बोयना, अम्बोयना जो जगह है वो लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। अम्बोयना ले लिया, और मसाला जो द्वीप थे उनमें जावा जैसे कई द्वीपों पर ही अधिकार किया था इन्होंने। तो अम्बोयना ले लिया, और ये क्या था, ये लौंग उत्पादन के लिए फेमस था। समझ में आ गया क्या? ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध एक द्वीप था पुर्तगालियों के पास, उसको भी इन्होंने, डचों ने इनसे छीन लिया, और कई सारे जावा जैसे अन्य द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया। यहां पर ये भी लिख दो, जावा जैसे अन्य मसाला क्षेत्रों पर अधिकार। अब कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, सुनिएगा। बाद में क्या हुआ था, ये जो डच थे, इन्होंने जो जिब्राल्टर की खाड़ी पड़ती है, उस जिब्राल्टर की खाड़ी में एक स्पेनिश बेड़ा था, जिससे इन्होंने नष्ट कर दिया था, और पुर्तगालियों को काफी उससे भी नुकसान पहुंचा था। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, 1619 में पहुंची है। 1619 में क्या हुआ था, जकार्ता पर अधिकार किया था किसने, डचों ने, और वहां पर एक बटाविया नाम का एक नगर बसाया था 1619 में, जो डचों की राजनीतिक गतिविधियों का क्या बन गया था, केंद्र बन गया था। तो यहां से आगे बात करें, 1619, 1619 डचों का जकार्ता पर अधिकार। और जकार्ता में बटाविया नामक शहर बसाया, और ये जो शहर था वो डचों का क्या हुआ था, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना था। यही डचों की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। जो चीजें मैं लिखा रहा हूं उनको छोड़ा जा सकता था क्या? अरे, जो चीजें मैं करा रहा हूं इनको छोड़ा जा सकता था क्या? यस या नो बताओ फटाफट। अगर हम इनको छोड़ते तो थोड़ा कंटेंट कम भारी हो जाता, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनको छोड़ा जा सकता था। 1619 में इन्होंने ये किया था, बटाविया नाम का एक जगह बसाई थी, बटाविया डचों की राजनीतिक केंद्र हुआ करती थी। 1638 से लेकर के 1658 के बीच की जो कहानी थी, वहां पर श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ के भगा दिया। इस बीच में 1638 से 1658 के बीच में, 1638 से 1658, इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में डचों ने श्रीलंका से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया।
ठीक है, क्या हो गया 1600। भाई गुड मॉर्निंग, सबके लिए गुड मॉर्निंग। देखो किसी का अभिवादन स्वीकार नहीं हो तो नाराज मत हो ना, ध्यान बोर्ड पे ज्यादा है ना। तो 1638 से 1658 के बीच में डचों ने क्या किया, श्रीलंका के क्षेत्र से इन पुर्तगालियों को डचों ने भगा दिया। 1639 में वापस आकर के इन्होंने गोवा पर दोबारा घेरा डाला था। 1639 1639 में डचों ने गोवा पर फिर से घेरा डाला, ठीक है। और 1640-41 में इन्होंने क्या किया था, डचों ने मलक्का जैसे महत्वपूर्ण द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसमें से हालांकि कुछ चीजें उस सारणी में मैंने आपको लिखा दी होंगी, लेकिन 1640-41 में मलक्का बंदरगाह पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। और फिर 1652 में डचों ने उत्तमासा अंतरीप पर भी अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, 1652 में इन्होंने डचों ने उत्तमासा अंतरीप जो था उस पर अधिकार कर लिया। कब, 1652 में। 1663 में इन्होंने क्या किया था, जो मालाबारी दुर्ग थे, मालाबार के आसपास के जो इलाके थे, उन पर डचों ने अपना अधिकार कर लिया था 1663 के आसपास। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते, हटा दो इसको, लिख लिया आपने फटाफट। देखो 1663 में मालाबार के दुर्गों पर डचों का अधिकार हुआ। सोलह सौ तिरसठ के आसपास मालाबार के दुर्गों पर इनका क्या हो गया, डचों का अधिकार हो गया। अब आप देख रहे हो कि लगातार पुर्तगालियों को डिफीट दिया डचों ने, ठीक है। तो डचों के जो जहाज थे, वो पुर्तगालियों के जो जहाज थे उनके और उनके दोनों की नेवी या दोनों की नेवी के स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा अंतर था। यानी डचों के जहाज पुर्तगालियों के धीमे और भारी भरकम जहाजों से हल्के थे, सस्ते थे और स्पीडली चलने वाले थे। यानी कि पुर्तगालियों के जो जहाज चलते थे बहुत स्लो पोजीशन में चलते थे, बड़े बड़े जहाज होते थे। और डचों के पास हल्के छोटे जहाज होते थे, वो आए फटाक से अटैक किया और चले गए निकल करके। तो इस तरीके से डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों पर कैप्चर किया। अब अंग्रेज भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। अंग्रेजों ने क्या किया, देखो इस मामले में अंग्रेज भी पीछे नहीं रहे। और अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजों की पोजीशन क्या रही, तो डचों की बात हो जाती है। अंग्रेजों की स्थिति ऐसी रहती है कि अंग्रेज भी डचों से पीछे नहीं रहे। कहानी क्या था कि स्पेन और पुर्तगाल का राज्य था, मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में जिक्र किया था। 1580 से लेकर के और लगभग लगभग 1640 तक ये स्पेन और पुर्तगाल, 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हुआ, आपको याद होगा। तो वो संयुक्त राज्य रहा था, कब तक, 1640 तक। तो 1580 से लेकर के और कब तक, 1640 तक। लिखिए इस बात को, 1580 से लेकर 1640 तक क्या हुआ था इस बीच में, कहानी यहीं से डेवलप होगी आपकी। इस बीच में स्थिति ये बनी थी कि जो स्पेन और पुर्तगाली राज्य था वो संयुक्त राज्य की तरह रहा था। स्पेन एवं पुर्तगाल संयुक्त राज्य रहे। अब आप कहोगे कि गुरुजी इनसे अंग्रेजों का क्या संबंध है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें समय के साथ निखर के आती हैं।
कहानी क्या थी कि इंग्लैंड मतलब अंग्रेज आ गए, तो इंग्लैंड ने 1604 में स्पेन से एक संधि की थी, ठीक है ना। इंग्लैंड ने क्या किया था कि अंग्रेजों की बात करेंगे तो अब इंग्लैंड की बात आ जाएगी। इंग्लैंड ने क्या किया था कि इंग्लैंड ने 1604 में स्पेन के साथ संधि की थी। स्पेन के साथ क्या हुआ, इंग्लैंड की संधि हुई थी, और बाद में 1609 में पुणे दोबारा उनके बीच में एक संधि हुई थी, जिसके तहत क्या हुआ था, संधि एक युद्ध विराम की संधि थी, एक समझौता था कि हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो 1604 में स्पेन के साथ संधि हुई, और बाद में 1609 में पुणे संधि हुई। अब आप एक चीज देखिए कि स्पेन अलग नहीं है, स्पेन और पुर्तगाल एक ही है। 1640 तक संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, तो स्पेन और पुर्तगाल दोनों एक हैं। तो 1609 में पुणे संधि हुई। इस पुणे 1609 की संधि में 21 वर्षों के लिए एक अस्थायी युद्ध शांति, क्या था इस संधि में, 21 वर्षों के लिए अस्थायी, स्थायी नहीं अस्थायी युद्ध शांति पर दोनों में बात हो गई थी कि भाई अगले 21 वर्ष तक हम लोग एक दूसरे के प्रति युद्ध थोपने का कोई काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। बोलो फटाफट यस या नो, बात समझ में आई। इसके बाद कहानी क्या हुई, धीरे धीरे आगे स्थिति बढ़ती है। आपको याद होगा 1611 के आसपास की कहानी, मिडल्टन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जो एक जहाजी बेड़े को लेकर के बंबई के तट पर आता है। जॉन मिडल्टन, उसकी बात कर रहा हूं मैं आपको। तो वो बंबई के तट पर आता है, और जो पुर्तगाली जहाजी एक बेड़ा इसको मिलता है, वहां पर इसको आकर के पराजित कर देता है। तो ये संधि हो रखी है। संधि होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, 1609 में संधि हुई है 21 साल के लिए, लेकिन भाई साहब जॉन मिडल्टन क्या करता है, जॉन मिडल्टन क्या करता है, 1611 में बंबई के तट पर पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर देता है। बीज बोया जा चुका है। कहानी समझ में आ गई। तो 1611 में जॉन मिडल्टन क्या करता है, इस बेड़े को पराजित कर देता है, और फिर बाद में ये आगे जाके क्या करते हैं, 1612 में वापस पुर्तगालियों को एक जगह और परास्त करते हैं, और वहां पर परास्त करने के बाद सूरत में अपना एक कारखाना स्थापित करते हैं। कौन, अंग्रेज, 1612 में। 1612 में अंग्रेज पुर्तगालियों को पराजित कर सूरत में कारखाना स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, सूरत में अपना एक कारखाना स्थापित कर देते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, 1612 के बाद 1615 में पहुंचे। 1615 में इन्होंने क्या किया था कि इस सूरत के निकट एक जगह थी, इस सूरत के निकट एक जगह थी स्वाली। 1615 में स्वाली नाम की एक जगह थी,
सूरत के निकट, और सूरत के निकट उस स्वाली नाम की जगह पर भी इन पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, पराजय देख ली, और यानी कि कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने एक तरीके से इन पुर्तगालियों को यहां पर हरा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद ही कहानी कैसे आगे डेवलप हो रही है, 1615 तक ये आ गए यहां पर। ठीक है, 1616 में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जमोरिन को पराजित किया था। जमोरिन कालीकट का राजा था। 1616 में अंग्रेजों ने जमोरिन को पराजित कर दिया, और 1618 में जमोरिन को पराजित करने के बाद 1618 में फारस की खाड़ी के जो देश थे उनके साथ में अंग्रेज व्यापार प्रारंभ कर देते हैं। 1618 में फारस की खाड़ी के देशों के साथ अंग्रेजों ने व्यापार प्रारंभ कर दिया। फारस की खाड़ी के देशों के साथ अंग्रेजों ने क्या कर दिया, व्यापार प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेज अब यहां पर क्या है, स्टेब्लिश हो रहे हैं। तो ये कहानी 1600 मैंने स्टार्ट की, लगभग कब से, 1580 से 1604, 1609, 1611, 1612, 1615, 1616, 1618, ये सारे डेट्स आपको याद करने, कब कहां क्या हुआ था। 1622 में क्या हुआ था, इन अंग्रेजों ने फारस के साथ 1618 से व्यापार कर दिया, तो फारस का जो शाह था उस शाह के साथ संधि कर ली। क्या किया, संधि कर ली, और संधि के तहत जो हॉर्मुज द्वीप था पुर्तगालियों के पास था, उस हॉर्मुज द्वीप पर अधिकार कर लिया। और एक जगह और थी गोम्बहन, जिसको गोम्ब्रून भी कहते हैं, उस जगह पर इन्होंने हॉर्मुज द्वीप में एक फैक्ट्री खोलने और वहां पर बस जाने की, और वहां पर आधा टैक्स, चुंगी जो टैक्स होता है, उसकी आज्ञा प्राप्त कर ली थी। किससे, फारस के शाह से। तो कहानी क्या थी, 1622 में 1622 में एक संधि हुई, और संधि किन किन के मध्य हुई, अंग्रेज वर्सेस फारस का शाह। ठीक है, और संधि में क्या था, संधि में क्या था, हॉर्मुज द्वीप पर अधिकार, और मैंने एक जगह बताई थी आपको, बहुत बढ़िया नाम था उसका, गोम्ब्रून। ठीक है, एक जगह थी गोम्ब्रून, जिसे गोम्बहन भी कहते थे। पढ़ा है क्या आपने पहले, ये गोम्ब्रून, गोम्ब्रून यानी गोम्बहन कहते थे इसको। इस गोम्ब्रून या गोम्बहन में इन अंग्रेजों ने इस के सारस के सारस नहीं, फारस, फारस के शाह से क्या किया कि भाई एक संधि हुई 1622 में, यहाँ पे ये इनके साथ व्यापार कर ही रहे, फिर एक संधि करते हैं कि हॉर्मुज द्वीप पर अधिकार कर लिया। ग्रोम्बून नाम की एक जगह थी, इस ग्रोम्बून नाम की जगह पर इन्होंने फैक्ट्री खोलने की, बसने की और आधी चुंगी लेने की आज्ञा प्राप्त कर ली। फैक्ट्री खोलने, बसने तथा आधी चुंगी प्राप्त करने की आज्ञा प्राप्त कर ली, कि तुम यहां बस जाओ, फैक्ट्री खोल लो और चुंगी लगा दो, और चुंगी में आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा, टैक्स लगा लो जो भी यहां से व्यापार करेगा उस पर। अब भाई साहब कहानी क्या हुई, पुर्तगाली और अंग्रेज इस घटना से
अंग्रेज और पुर्तगालियों के संबंधों में जो कड़वाहट थी उसने स्पीड पकड़ ली। क्या पकड़ लिया? स्पीड पकड़ ली, क्योंकि हॉर्मुज द्वीप उन्हीं का था। इस जगह से, इस घटना से अंग्रेज और पुर्तगाली इन दोनों के रिश्तों में या रिश्तों की कड़वाहट में अधिक तीव्रता आ गई। क्या आ गया? अधिक तीव्रता आ गई थी। यहां तक की स्थिति ये हुआ करती। आज बच्चे कम है क्लास में, कहां गए सब लोग? ये घटना थी 1622 की, अभी मैंने बताया 1600। मैप यूज करके बताया करें। अरे वाह, वेरी गुड। अगर मैं इसमें मैप में भी टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको मैं। मेरे सामने सिलेबस का टारगेट यही है कि सिलेबस पूरा हो जाए कैसे ही। ये 1622 की कहानी है। ये सब 1622 की कहानी है। जो मैप यूज करके पढ़ाते हैं वो केवल मैप के 4 पॉइंट ही लिखाते हैं बेटा, ठीक है। मैं 40 पॉइंट लिखाता हूं तो मेरे लिए संभव नहीं होता कि मैं कंटेंट के अलावा काम करने के बाद, क्योंकि कहानी क्या होती है, देखो मैप मैं पूरा बनाऊंगा नहीं हाथ से, और गूगल पे मैप अच्छे मिलते नहीं है। तो कहानी ये है